Namaste dosto. So today we'll be discussing about the solutions for surveying questions that was asked in MPSC mains. ठीक है ना? Right. So there were 10 questions asked. So हम लोग ये 10 questions का solution देखूंगा. ठीक है ना? देखो. While taking levels from a fixed station, if staff is shifted at 5 points, then change points are. ठीक है ना? So what is happening in this? ये क्वेश्चन में ये लोग पूछ रहा है कि अगर हमने स्टाफ 5 बार शिफ्ट किया, इफ वी हैव शिफ्टेड द स्टाफ, ठीक है ना, स्टाफ को शिफ्ट किया है 5 बार, तो कितना चेंज पॉइंट होगा. ठीक है, तो देखो मैं जरा इधर एक रफ ड्राइंग बनाने का कोशिश करूंगा. जस्ट ट्राई एंड मेक अ रफ ड्राइंग हियर. सो इधर देखो, ये हमारा ग्राउंड है, वैसा सोच लो. ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, वैसा सोच लो. ठीक है, और इसमें राइट हमारा लेवल जो है ऐसा कुछ नजर आएगा. आफ्टर डूइंग टेम्पररी एडजस्टमेंट, व्हाट विल द लेवल प्रोवाइड मी विथ? हमें पता है लेवल विल प्रोवाइड मी विथ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट. ठीक है, अब सोचो कि ये है मेरा पहला स्टाफ स्टेशन. ठीक है, सो जस्ट इमेजिन दैट दिस इज माय फर्स्ट स्टाफ स्टेशन. ये रीडिंग हो गया, उसके बाद मैं इसको शिफ्ट किया. ये स्टाफ को मैंने शिफ्ट किया, इंस्ट्रूमेंट को नहीं, बल्कि स्टाफ को मैंने शिफ्ट किया. और ये हो गया स्टाफ का दूसरा पोजिशन, ये हो गया स्टाफ का तीसरा पोजिशन, ये हो गया हमारा फोर्थ पोजीशन, और देखो ये हो गया हमारा फिफ्थ पोजीशन. ठीक है ना, तो क्वेश्चन के हिसाब से मैंने ये स्टाफ को 5 बार ऐसा शिफ्ट किया. ये हो गया हमारा 5 स्टाफ स्टेशन. ठीक है ना, राइट. अभी बताओ मैंने क्या इधर मेरा इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया है? नहीं ना. तो अगर इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट नहीं किया है तो क्या मुझे चेंज पॉइंट मिलेगा? नो, वी विल नॉट गेट एनी चेंज पॉइंट्स. सो इधर कोई चेंज पॉइंट नहीं है, खाली स्टाफ को ऐसा 5 स्टेशन में मैंने शिफ्ट किया है. ठीक है ना, राइट. सो देयर आर नो चेंज पॉइंट्स हियर. सो द बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा 0. बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा 0. कोई स्टाफ रीडिंग हमें कुछ भी नहीं दिया है, जस्ट स्टाफ को हमने शिफ्ट किया है. सो चेंज पॉइंट्स आर 0. इफ दे आर सेइंग द इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड 5 टाइम्स, अगर नेक्स्ट टाइम अगर यू गेट अ क्वेश्चन लाइक द इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड 5 टाइम्स, देन that will be a change points. 5 change points will be there. अगर इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया, इधर हम लोग खाली स्टाफ को शिफ्ट किया है, so that does not qualify as a change point. ठीक है, वो change point नहीं होगा. That's it. The answer is, best possible answer is 0. ठीक है. Now let us move on to the next question. देखो, a level instrument at a height of 1.320 meters has been placed at a station having a reduced level of 115.385 meter. The instrument reads negative 2.835 meter on leveling staff held at the bottom deck of a bridge. The reduced level of the bottom deck of the bridge is dash meters. ठीक है, सिमिलर मॉडल ऑफ प्रॉब्लम हमने क्लासरूम में डिस्कस किया है, सिमिलर स्टेटमेंट्स वाला प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया है. तो इधर आपको क्या करना है, जस्ट लाइक वी हैव डिस्कस्ड, हमें इधर एक छोटा सा एक फिगर बनाना है. जो डेटा दिया है उसके हिसाब से एक फिगर बनाना होगा. सो देखो, इंस्ट्रूमेंट का हाइट बोल रहा है, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट नहीं बोल रहा है. दे आर जस्ट सेइंग दैट द इंस्ट्रूमेंट इज 1.32 meters above this particular point having reduced level of 115.385 meter. ठीक है, सो ये सोचो कि ये है हमारा ग्राउंड है. ठीक है, ग्राउंड में हमारा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है. सो लेट अस कंसिडर दैट दिस इज आवर इंस्ट्रूमेंट. एक सेकेंड. ठीक है, जस्ट कंसिडर दिस एज योर इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, और ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा पॉइंट के ऊपर है? दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इज अबव अ पॉइंट हैविंग अ रेड्यूस्ड लेवल ऑफ 115.385 मीटर्स. ठीक है, ऐसा रखा है. और ये हाइट क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट का हाइट क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट का हाइट यहां से कितना ऊपर है? कितना है? या 1.320 मीटर है. सो दिस इज 1.320 मीटर्स. ठीक है, राइट, 1.320 मीटर्स है. ठीक है, राइट, दैट्स इट. अब मेरा इंस्ट्रूमेंट मुझे क्या प्रोवाइड करूंगा? इंस्ट्रूमेंट शुड प्रोवाइड मी विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट. ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के हिसाब से मेरे पास एक ब्रिज डेक इधर है, तो मैं सोचूंगा कि ये है हमारा ब्रिज डेक. ठीक है, इसको मैं ऐसा रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये हो गया आपका ब्रिज डेक. तो इसको मैं डेक बोल के लिखूंगा. ठीक है, और इधर एक इन्वर्टेड स्टाफ रखा है. इन्वर्टेड क्यों? क्योंकि इधर हमें मिल रहा है नेगेटिव स्टाफ रीडिंग. ठीक है, तो ये नेगेटिव स्टाफ रीडिंग है. तो नेगेटिव स्टाफ रीडिंग्स क्या है? नेगेटिव स्टाफ रीडिंग्स बोले तो हमारा इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग्स है. ठीक है, इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग्स है. तो वो रीडिंग कितना मिला मुझे? 2.835 मीटर. ठीक है, सवाल क्या है? व्हाट इज द रेड्यूस लेवल ऑफ द बॉटम डेक ऑफ द ब्रिज? इस पॉइंट का रेड्यूस लेवल क्या है?
जस्ट यूज दिस फिगर। अब बताओ इस पॉइंट का रेडियस लेवल क्या होगा, 115.358 से मेरा लाइन ऑफ साइट 1.320 मीटर ऊपर है, वहां से मुझे और 2.835 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा, तब मिलेगा मुझे रेड्यूस लेवल ऑफ द टेक। दैट इज व्हेन आई गेट द रेड्यूस लेवल ऑफ टेक। ठीक है, ये इक्वेशंस मस्त इस्तेमाल करो, राइट। यू जस्ट नीड टू ड्रॉ सम लाइन डायग्राम्स लाइक दिस एंड गेट द आंसर। ठीक है ना, रफली ऐसा आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, सो देखो मैं डायरेक्टली इधर लिखूंगा व्हाट इज द रेड्यूस लेवल ऑफ द बॉटम डेक ऑफ द ब्रिड्ज। ये होगा 115.385, ठीक है, प्लस 1.320, ठीक है, प्लस 2.835। ठीक है, आपका आंसर होगा 115.385 प्लस 1.320 प्लस 2.835। ठीक है, आपका आंसर होगा देखो 119.54 मीटर, 119.54 मीटर, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, राइट। तो देखो फिर से मैं कहूँगा, ये पॉइंट से मेरा लाइन ऑफ साइट 1.3 मीटर ऊपर है। ठीक है, इस लाइन ऑफ साइट के हिसाब से ये डेक जो है 2.835 मीटर ऊपर है। ठीक है, ये बॉटम ऑफ द स्टाफ इधर है। ठीक है, हमेशा याद रखना बॉटम डेक ऑफ द बॉटम ऑफ द स्टाफ ऑलवेज रिप्रेजेंट 0 मीटर। तो ये 2.835 मीटर जो है वो इतना वाला वैल्यू है, ये वैल्यू है 2.835। ठीक है ना, राइट, दैट्स इट। सो 119.54 मीटर, 119.54 मीटर, द आंसर इज ऑप्शन सी। हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी इधर। ठीक है ना, राइट। नेक्स्ट है रिवर्स कर्व कंसिस्ट ऑफ। ठीक है ना, रिवर्स कर्व में क्या क्या है, सिंगल कर्व ऑफ ए सर्कल कनेक्टिंग टू स्ट्रेट्स, ए सिंगल कर्व ऑफ सर्कल, ओके, ए सिंगल सर्कुलर कर्व बोल रहा है। ठीक है ना, दे आर ट्राइंग टू से दैट सिंगल सर्कुलर कर्व कनेक्टिंग टू स्ट्रेट लाइन्स। अभी बताओ, अगर इधर ऐसा एक स्ट्रेट लाइन है और अगर इधर ऐसा एक स्ट्रेट लाइन है, इसको अगर ज्वाइन करने के लिए मैंने एक सिंगल सा एक कर्व इधर इस्तेमाल किया, ये क्या होगा, ये होगा हमारा सिंपल सर्कुलर कर्व। सो दिस इज नथिंग बट ए सिंपल सर्कुलर कर्व। ये ऑप्शन है कह रहा है ना, सिंपल सर्कुलर कर्व के बारे में कह रहा है। ठीक है ना, सो दैट डज नॉट क्वालिफाई एज द आंसर। टू आर्क्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई बेंडिंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है ना, टू आर्क्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई बेंडिंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि जरा ये सोचो कि राइट हमारे पास, राइट, प्लीज थिंक लाइक दिस दैट, कि देखो हमारे पास ऐसा लाइन्स है। ठीक है, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये दूसरा इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और लेट अस कंसीडर दिस एज दी सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, और मैं कंसीडर करूंगा कि इधर हमारे पास ऐसा एक सर्कुलर कर्व है, ऐसा एक सर्कुलर कर्व है जिसका सेंटर है ये O1, जिसका सेंटर है ये O1, इसका सेंटर है देखो R1, और यहाँ से दूसरा एक कर्व मुझे मिल रहा है ऐसा। ठीक है ना, और इसका सेंटर है इधर O2 और इसका सेंटर है देखो R2। तो ये क्या हो गया, दो सर्कुलर कर्व्स हो गया ऑफ डिफरेंट रेडियस है, एंड दे आर ऑल्सो रोटेटिंग और दे आर ऑल्सो टर्निंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉम्पाउंड कर्व, ये हो गया आपका कॉम्पाउंड कर्व। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी मैचिंग नहीं है, ऑप्शन बी भी मैचिंग नहीं है, क्योंकि बेंडिंग इन द सेम डायरेक्शन बोले तो आपको मिलेगा एक कॉम्पाउंड कर्व। ठीक है, राइट। अब देखो टू आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियाई बेंडिंग इन द सेम डायरेक्शन। अभी टू आर्क ऑफ सेम रेडियाई बेंडिंग इन द सेम डायरेक्शन बोले तो यू आर हैविंग ए सिंपल सर्कुलर कर्व बोली, राइट। इधर भी R1 है और अगर इधर भी ऐसा R1 बोल के आपको मिला तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट ए सिंपल सर्कुलर कर्व बोली। ठीक है ना, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। ठीक है, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो ए सिंपल सर्कुलर कर्व बोली, सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल द आंसर। ठीक है, तीनों एलिमिनेट हो गया, योर ऑप्शन शुड बी ऑप्शन डी ओनली। ठीक है ना, टू आर्क्स ऑफ इक्वल और डिफरेंट रेडियाई बेंडिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सो ये क्या है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो मैं इसको इधर से हटा दूंगा। ठीक है, तो देखो ज़रा ये सोचो कि ये आपके पास एक ऐसा एक रोड है और इधर ऐसा एक रोड है, राइट। बेहतर ये है कि ये एक रेलवे ट्रैक है और ये दूसरा एक रेलवे ट्रैक है, क्योंकि जनरली इन अवर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ हाईवेज हम लोग रिवर्स कर्व उतना ऑप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इसका वेलोसिटी जो है बहुत कम रहता है। ठीक है ना, सो हमारा रेलवेज में आपको ज़्यादा तक ये रिवर्स कर्व देखने को मिलता है। ठीक है, सो देखो, सो इधर सोचो कि यहाँ से लेकर इधर तक एक सर्कुलर कर्व है। ठीक है, इधर से लेकर इधर तक एक सर्कुलर कर्व है, इधर से लेकर इधर तक दूसरा सर्कुलर कर्व है। ठीक है, और मैं कहूँगा कि देखो इसका रेडियस जो है
राइट, इसका जो रेडियस जो है वो है देखो r है, इसका सेंटर जो है वो O1 है, ठीक है ना। और इधर भी मुझे ऐसा एक सर्कुलर कर्व मिला है, इसका भी रेडियस r है और इधर का सेंटर है देखो O2, ये भी r है, ये भी r है, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों इक्वल रेडिया है, ठीक है। सो इसका कर्वेचर ऐसा है, इसका कर्वेचर ऐसा है, एक का कॉन्वेक्स है और एक का कॉन्केव है, ठीक है ना। दिस इज हाउ योर रिवर्स कर्व विल लुक लाइक। दे मे बी ऑफ सेम रेडियस, ओके, r or they may be of separate radius r2 also. It is possible. It can be of same radius, it can be of different radius, but this is what we call it as a reverse curve. Your best possible answer is option D. हमारा आंसर होना चाहिए option D. That's it. ठीक है। अब देखो, Gale's method of traversing consists of plotting the points by independent coordinates, consecutive coordinates, both 1 and 2. Answer is final option is D, ठीक है ना, राइट। तो देखो गेल्स ट्रैवर्स टेबल में क्या होता है, देखो गेल्स ट्रैवर्स टेबल एक मेथड है टू बैलेंस द ट्रैवर्स, ठीक है। तो इधर हमें क्या क्या डेटा चाहिए, ये एक टैबुलेशन है, इधर हमें क्या क्या डेटा का जरूरत है, राइट। लेट मी जस्ट ट्राई एंड एक्सप्लेन दैट। तो हमारा फील्ड ऑब्जर्वेशन से हमें मिलेगा लेंथ ऑफ ऑल द लाइन्स, ठीक है ना, राइट। लेंथ ऑफ ऑल द लाइन्स हमारा फील्ड में हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है, ये क्योंकि ये ट्रैवर्स है। उसके बाद बेयरिंग्स ऑफ ऑल द लाइन्स भी हमें मिलेगा। तो लेंथ एंड बेयरिंग ऑफ ऑल लाइन्स आर मेजर्ड इन द फील्ड। उसके बाद हम लोग क्या करूँगा, ये दोनों डेटा इस्तेमाल करके हम लोग कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड्स एंड कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड्स, राइट। उसके बाद हम लोग कंसेक्यूटिव डिपार्चर्स कैलकुलेट करूँगा, कंसेक्यूटिव डिपार्चर्स हम लोग कैलकुलेट करूँगा, ठीक है ना, राइट। ये कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या करना है कि हमें देखो, राइट, अलजेब्राइक सम ऑफ लैटिट्यूड्स कैलकुलेट करना होगा, अलजेब्राइक सम ऑफ डिपार्चर्स हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। अगर ये दोनों का सम अगर इक्वल है, अगर ये दोनों का सम इक्वल टू 0 है तो इधर कोई करेक्शन का ज़रूरत नहीं है। मगर ये अगर अनइक्वल है, नॉट इक्वल टू 0 है, तब हमें करेक्शन का जरूरत है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करूंगा, हम लोग करेक्शंस देना शुरू करूंगा, ठीक है ना। अगर ये कॉम्पोस ट्रैवर्स है तो हम लोग बाउडिच रूल अप्लाई करूंगा, अगर ये थियोडोलाइट ट्रैवर्स है हम लोग ट्रांजिट रूल अप्लाई करूंगा, ठीक है ना, राइट। तो देखो, राइट, सो हम लोग इधर करेक्शन अप्लाई करूंगा, करेक्शन फॉर लैटिट्यूड अप्लाई करूंगा, ठीक है, करेक्शन फॉर डिपार्चर हम लोग अप्लाई करूंगा, ठीक है। हमारा ट्रांजिट रूल ये होना है, बाउडिच रूल होना है, ये आपको तय करना है, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, हर एक लैटिट्यूड में, हर एक डिपार्चर में होने वाला करेक्शन आपको मिलेगा। ये करेक्शन आपको ये कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड और डिपार्चर के ऊपर अप्लाई करना होगा, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, करेक्टेड, आपको मिलेगा करेक्टेड कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड मिलेगा। उसके बाद करेक्टेड कंसेक्यूटिव डिपार्चर भी आपको मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका करेक्टेड कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड और करेक्टेड कंसेक्यूटिव डिपार्चर, ठीक है ना, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें, राइट, इधर हमारा टोटल कोऑर्डिनेट्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ टोटल कोऑर्डिनेट्स, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और हमें टोटल कोऑर्डिनेट्स ऐसा कैलकुलेट करना है ताकि ये पूरा का जो ट्रैवर्स जो है ना, that lies in the first quadrant. You have to select your total coordinates in such a way that your entire traverse lies in the first quadrant, ठीक है। तो इधर हमें टोटल लैटिट्यूड्स कैलकुलेट करना होगा, टोटल डिपार्चर्स हमें इधर कैलकुलेट करना होगा, ठीक है ना। यू स्टार्ट विद अ रैंडम पॉइंट ऑफ ए का ओरिजिन जो है, ए का कोऑर्डिनेट जो है रैंडमली आप 1000 ले लो या फिर 5000 कुछ ले लो। और जैसे कि हम लोग क्यूमुलेटिव परसेंटेज पासिंग कैलकुलेट करते हैं ना हमारा सीव एनालिसिस में, वैसा आपको, राइट, टोटल कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिमेनिंग पॉइंट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। दैट्स लाइक दिस यू कैलकुलेट। उसके बाद आपको इसको प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनल प्लॉटिंग होता है विथ रेस्पेक्ट टू टोटल कोऑर्डिनेट्स। द एंड वर्क ऑफ द गेल्स ट्रैवर्स टेबल इज टू फाइंड आउट द टोटल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है ना। तो प्लॉटिंग हमेशा होना चाहिए टोटल कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है ना, राइट। तो इधर हमारा बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होगा, देखो हमारा बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा, देखो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स यानी कि नथिंग बट आवर टोटल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स यानी कि नथिंग बट टोटल कोऑर्डिनेट्स ओनली, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट गेल्स ट्रैवर्स टेबल इज, दिस इज व्हाट गेल्स मेथड ऑफ ट्रैवर्स टेबल, ठीक है ना, मेथड ऑफ बैलेंसिंग द ट्रैवर्स, ठीक है, राइट। नाउ टू फाइंड द आंसर फॉर दिस, राइट, अगर आपको टोटल कोऑर्डिनेट्स और कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस अगर मालूम है तो दैट इज मोर देन इनफ। इफ यू नो द डिफरेंस बिटवीन
टोटल कोऑर्डिनेट्स एंड कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स, इट इज मोर देन इनफ, ठीक है। देखो हमारा कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स का मेन डिसएडवांटेज ये है कि if there is any error in the plotted position of one point, right, this error is carried forward to the other positions also. तो इधर cumulative effect of errors हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। So if you do plotting with respect to your consecutive coordinates, there is accumulation in errors, ठीक है। So please try and understand what is your consecutive coordinate. देखो consecutive coordinate is nothing but latitude and departure of the forward point of the line एक्सप्रेस विथ रेस्पेक्ट टू द प्रीवियस पॉइंट, ठीक है ना, राइट। यानी कि देखो अगर ये हमारा पॉइंट ए है, ठीक है ना, ए को ओरिजिन बनाकर मैं बी को प्लॉट कर दूंगा, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट हमारा लाइन बी है, तो बी को ओरिजिन बनाकर मैं सी को प्लॉट कर दूंगा, बी को ओरिजिन बनाकर मैं सी को प्लॉट कर दूंगा, राइट। नाउ लेट अस अज्यूम दैट, राइट, ये पॉइंट बी जो है ना, ये प्लॉट करने के वक्त छोटा सा एक एरर हुआ था, ये बी पॉइंट प्लॉट करने के वक्त एक छोटा सा एक एरर हुआ था। यानी कि जब आपने बी पॉइंट प्लॉट किया, आपको इधर नहीं मिला बल्कि आपका बी पॉइंट आपको इधर मिला, ठीक है। ये है प्लॉटेड पोजीशन ऑफ बी, ठीक है। तो देखो आपका लाइन ए बी कैसा होगा, ये था ओरिजिनल लाइन, मगर आपको मिलेगा लाइन ऐसा कुछ, ठीक है। अब मैं सी का पोजीशन कैसे प्लॉट करूंगा, बी के हिसाब से प्लॉट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू बी, बी को ओरिजिन बनाकर मैं सी को प्लॉट कर दूंगा। तो जब मैं सी को प्लॉट करूंगा ना, तो सी का पोजीशन मुझे इधर आएगा, ठीक है, सी का पोजीशन मुझे इधर कुछ आएगा। अगर सी से मुझे डी का पोजीशन प्लॉट करना है, तो सी को ओरिजिन बनाकर मैं डी को इधर ऐसा कुछ प्लॉट करूंगा, ठीक है ना। तो देखो पहला एरर हुआ था बी पॉइंट पर, मगर ये बी पॉइंट पर हुआ होने वाला जो एरर है ना, उसका असर आपको सी का पोजीशन में मिलेगा, डी का पोजीशन में मिलेगा, उसके आगे आने वाला हर एक पोजीशन को आपको मिलेगा। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ योर consecutive coordinate. Error in one position will affect the position of all the other points coming after this point, ठीक है ना। क्यूमुलेटिव एरर्स होता है, मगर टोटल कोऑर्डिनेट्स में ये नहीं होगा, क्योंकि टोटल कोऑर्डिनेट्स हम लोग प्लॉट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू अ कॉमन ओरिजिन, ठीक है ना, राइट। सो इसका मतलब है, देखो ये है हमारा टोटल कोऑर्डिनेट्स सिस्टम। तो देखो ये है हमारा टोटल डिपार्चर्स, ठीक है, और ये होगा हमारा टोटल लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा टोटल कोऑर्डिनेट ऑफ ए देखो 1000, लेट बी 100,100 है, बी का पोजीशन देखो 150,200 है, ठीक है। सी का कोऑर्डिनेट बताओ, लेट अस से समथिंग लाइक 200,300, वैसा वैसा है मैं कह रहा हूं, ठीक है। और अगर मुझे ए का पोजीशन निकालना है, मुझे क्या करना है, टोटल लैटिट्यूड होना है 100, टोटल डिपार्चर होना है 100, तो ये 100, ये 100, ये हो गया मेरा पॉइंट ए, ठीक है, राइट। अब बी का पोजीशन किधर होना है, राइट, लैटिट्यूड होना चाहिए 150, ठीक है, डिपार्चर होना चाहिए 250, तो इधर होना चाहिए बी का पोजीशन, ठीक है। अब बताओ अगर बी में एक एरर है, अगर बी में एक एरर है, यानी कि बी का पोजीशन होना चाहिए था इधर, मगर मैंने बी का पोजीशन प्लॉट किया कुछ इधर, ठीक है, ये है इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ बी, इसको मैं बी डैश बोल के रिप्रेजेंट करूंगा। क्या ये एरर इन बी डैश या फिर ये एरर इन बी मेरा सी को इफेक्ट करूंगा? नहीं, क्योंकि सी का पोजीशन मैं कैसा निकालूंगा, विथ रेस्पेक्ट टू द कॉमन ओरिजिन, राइट। सी का पोजीशन क्या है, ओरिजिन से लैटिट्यूड है 200, लैटिट्यूड है देखो 200, और डिपार्चर क्या है देखो 300, तो ये सब मिलाकर मुझे सी का पोजीशन मिलेगा देखो इधर, ये हो गया सी का पोजीशन विच इज करेक्ट। तो बी में होने वाला एरर मेरा सी को इफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सो ईच पॉइंट्स आर प्लॉटेड इंडिपेंडेंटली, ईच पॉइंट्स आर प्लॉटेड इंडिपेंडेंटली। सो व्हेनेवर इट इज कमिंग टू प्लॉटिंग, टोटल कोऑर्डिनेट्स या फिर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स आर ऑलवेज सूटेबल कंपेयर टू माय कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर आपको ये बात पता है तो डायरेक्टली यू कैन टेक द आंसर। गिल्स-ट्रैवर्स टेबल आपको जानने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है ना, राइट। तो देखो इधर होने वाला बेस्ट आंसर होगा हमारा इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। प्लॉटिंग विद इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स इज ऑलवेज एडवाइजेबल, क्योंकि if there is any error in the plotted position of one point, it does not affect the accuracy of the plotted position of the coming points in independent coordinates. Magar I cannot say the same thing in my consecutive coordinates, because any error in the plotted position of one point will affect the plotted positions of other points as well. That's it, ठीक है ना, right? Okay, right. So ये है हमारा
गेल्स ट्रैवर्स टेबल। तो गेल्स ट्रैवर्स टेबल में हम लोग कंसेक्यूटिव डिपार्चर्स एंड लैटिट्यूड्स कैलकुलेट करता है। सो दैट इज वन वे स्टूडेंट्स विल गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है ना, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड्स एंड डिपार्चर्स इन गेल्स ट्रैवर्स टेबल। इसके वजह से शायद आप लोगों को कंफ्यूज होने का चांसेस है, ठीक है ना। सो दैट्स अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट है द करेक्शन फॉर सैग, ठीक है। सो करेक्शन फॉर सैग क्या है, देखो एरर ड्यू टू सैग क्या है हम लोग डिस्कस करूंगा। व्हाट इज द एरर ड्यू टू सैग, ठीक है ना। तो अगर हमारा चेन सैग हुआ तब हमें ये वाला एरर मिलेगा, ठीक है। तो देखो कंडीशन ऐसा कुछ है, आपका ग्राउंड जो है वो हाईली ब्रोकन है, आपका ग्राउंड जो है हाईली ब्रोकन है, ठीक है ना। तो आपको दो पॉइंट्स ए एंड बी का बीच होने वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी आपको निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी आपको निकालना है। तो अगर इसके ऊपर अगर आपने चेन डाला, एक ग्राउंड के ऊपर चेन डाला, आपको डी वैल्यू तो नहीं मिलेगा क्योंकि ग्राउंड इज हाईली अंडुलेटेड। हमें चेन सर्विंग के वक्त हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही चाहिए, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा कि इधर ऐसा एक वुडन पेग ड्राइव करूंगा, इधर भी ऐसा एक वुडन पेग ड्राइव करूंगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच मैं मेरा चेन को ऐसा एक्सटेंड करने का कोशिश करूंगा। आई विल एक्सटेंड माई चेन इन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स ताकि मुझे ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी मिले, ठीक है ना, डी मिल जाए, ठीक है। मगर डू यू रियली थिंक चेन विल बी हॉरिजॉन्टल लाइक दैट? नो, चेन इज हैविंग सेल्फ वेट, ठीक है। और ये सेल्फ वेट के वजह से हमारा चेन ऐसा नहीं होगा बल्कि हमारा चेन विल सैग लाइक दिस, ठीक है। मैं दूसरा कलर इस्तेमाल करूंगा, देखो माई चेन विल नॉट बी हॉरिजॉन्टल लाइक दिस बट इन फैक्ट माई चेन इज गोइंग टू सैग लाइक दैट। आपको होना चाहिए था डी यानी कि करेक्ट डिस्टेंस, मगर आपको मिलना वाला लेंथ होगा एल। The length that you are going to get is L, क्योंकि chain is sagging like this due to the self weight of the chain acting vertically downwards, ठीक है ना, right। तो देखो what is the measured length of the line, what is the measured length of the line, measured length of the line is L, what is the correct length that you want, D। अब आपको ये L and D कंपेयर करना है, कंपेयर करो measured length L और correct length को कंपेयर करो, who is greater, measured length is greater always। There is no other case where this curved length is greater than the straight line distance। वैसा एक possibility हो नहीं सकता है, ठीक है ना, वैसा एक possibility हो नहीं सकता है, ठीक है ना। तो इधर ये measured length is always greater than the correct length। So if measured value is greater than the correct value, how do you calculate error? Error is equal to difference between measured value, measured length minus correct length। और अगर measured length is greater than correct length है तो ये एरर ड्यू टू सैग का वैल्यू क्या होगा, रहेगा हमेशा पॉजिटिव। ये एरर ड्यू टू सैग का वैल्यू रहेगा हमेशा पॉजिटिव। और अगर एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन फॉर सैग विल बी राइट ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा रहेगा नेगेटिव। करेक्शन फॉर सैग रहेगा हमेशा नेगेटिव क्योंकि द इफेक्ट ऑफ सैग इज टू इंक्रीज द मेजर्ड लेंथ ऑफ द लाइन। द इफेक्ट ऑफ सैग इज टू मेक द मेजर्ड लेंथ ऑफ द लाइन ग्रेटर। सो मेजर्ड लेंथ ग्रेटर है तो आपका एरर जो है वो पॉजिटिव हो जाऊंगा, आपको देना पड़ेगा नेगेटिव करेक्शन, ठीक है ना। सो द बेस्ट पॉसिबल आंसर इज ऑलवेज सबट्रैक्टिव। द करेक्शन फॉर सैग इज ऑलवेज सबट्रैक्टिव। इफ दे आस्क यू फॉर द एरर ड्यू टू सैग, एरर ड्यू टू सैग पूछा गया तो एरर ड्यू टू सैग होगा हमेशा पॉजिटिव, ठीक है ना। सो बी केयरफुल, ठीक है ना। करेक्शन फॉर सैग इज ऑलवेज सबट्रैक्टिव ओनली, ठीक है। नाउ in our engineering services discussion there is one condition where we say that if the chain is standardized in sagging condition या फिर in catenary condition then we may get positive or negative correction। मगर वो सब engineering service वाला है, right, you need not go। even in engineering services also we will follow this discussion only। it is always subtractive। there is one condition where it may be positive or may be negative, that is only possible if the chain is standardized in catenary। मगर इधर वैसा कोई मेंशन नहीं किया है, वो कंडीशन मेंशन नहीं किया है। सो वी विल ऑलवेज टेक द एरर ड्यू टू करेक्शन एज ऑलवेज सबट्रैक्टिव ओनली बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। स्पेशल कंडीशन के बारे में मैं इधर डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस सी, ओके। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है, वर्टिकल क्लिफ, हिल, स्टीप स्लोप, ओवरहैंगिंग क्लिफ, ठीक है, राइट। सो इसमें से हमें करेक्ट वैल्यू इधर निकालना है। तो ऑप्शंस देखो, कॉन्टूर लाइंस यूनाइट एट वन प्लेस टू फॉर्म सिंगल लाइन। तो ये ग्राउंड फीचर्स और उसका कॉन्टूर लाइंस के बारे में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। वर्टिकल क्लिफ, राइट, स्टीप स्लोप, हिल और हैंगिंग क्लिफ, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होना है। लेट अस लुक एट द ऑप्शन एंड मैच इट विद लिस्ट 1, दैट विल बी बेटर।
कॉन्टूर लाइन्स यूनाइट एट वन प्लेस टू फॉर्म ए सिंगल लाइन, ठीक है, टू फॉर्म ए सिंगल लाइन, यानी कि देखो ये हमारा एक कॉन्टूर लाइन ऐसा आ रहा है, ठीक है, दूसरा मैं इसको कहूंगा कि यह है 100 मीटर कॉन्टूर लाइन, दूसरा एक कॉन्टूर लाइन ऐसा आ रहा है, इसको इंटरसेक्ट करके एक स्ट्राइट लाइन बोल के ऐसा जा रहा है, ये कहूंगा मैं 90 मीटर है, ठीक है, ऐसा एक कॉन्टूर लाइन आ रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, स्ट्राइट लाइन बोल के ऐसा जा रहा है, ये हो गया 80 मीटर, ठीक है। तो ये देखो डिफरेंट एलिवेशंस आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, ठीक है। तो अगर इसका क्रॉस सेक्शन हमने लिया और ऐसा प्रोजेक्ट किया तो क्या होगा, और ऐसा अगर हमने प्रोजेक्ट किया तो कैसा होगा, देखो इधर होने वाला एलिवेशन है 100 है, 90 भी है और 80 भी है, इधर 100 है, 90 है और 80 भी है, ठीक है। मैं क्या करूंगा कि ये सेक्शन को थोड़ा बढ़ा दूंगा, ठीक है, राइट। तो इधर क्या है एलिवेशन, इधर हमारा एलिवेशन है 100 मीटर, तो इस पॉइंट पर मेरा एलिवेशन है देखो 100 मीटर, इस पॉइंट पर मेरा एलिवेशन है देखो 100 मीटर, मगर उसी पॉइंट पर मेरे पास 90 मीटर भी है, उसी पॉइंट पर मेरे पास 80 मीटर भी है, ठीक है ना, राइट। तो देखो राइट, सो मेरा ग्राउंड कैसा होना है, ग्राउंड को होना है ऐसा जाकर ऐसा कुछ जाना चाहिए मेरा ग्राउंड, ठीक है, क्योंकि इधर भी 100 है, इस पॉइंट पर 100 है, इस पॉइंट पर भी 100 है, उसी पॉइंट पर 90 मीटर भी है, उसी पॉइंट पर 80 मीटर है, तो हमारा ग्राउंड कुछ ऐसा दिखना चाहिए। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड विच इज नथिंग बट ए वर्टिकल क्लिफ। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका वर्टिकल क्लिफ, ठीक है। तो इसमें वर्टिकल क्लिफ है, यस, तो ए का ऑप्शन है नंबर 1, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो, कॉन्टूर लाइन्स ऑफ डिफरेंट एलिवेशन क्रॉस वन अनदर, तो इंटरसेक्ट कंटिन्यू बोले तो वर्टिकल क्लिफ हो गया, इधर क्रॉसिंग है तो कैसा होगा हमारा कंडीशन। तो देखो ये हमारा एक देखो 100 मीटर कॉन्टूर है, ये हमारा देखो 100 मीटर कॉन्टूर है, देखो ये हमारा एक 90 मीटर कॉन्टूर है, इसको ऐसा 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 क्रॉस किया और ऐसा गया, तो ये क्या है, ये हो गया आपका 90 मीटर कॉन्टूर। फिर से मैं कहूँगा कि एक 80 मीटर कॉन्टूर ऐसा आ रहा है, क्रॉस 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 क्रॉस, ठीक है ना, राइट, ऐसा जा रहा है, ये हो गया आपका 80 मीटर का कॉन्टूर लाइन, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये कौन सा ग्राउंड फीचर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि इधर एक क्रॉस सेक्शन ऐसा ले लूंगा और इसको ऐसा प्रोजेक्ट करूंगा, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ठीक है। और इधर बताओ, इधर हमारा एलिवेशन क्या है 100 है, इधर हमारा एलिवेशन क्या है 100 है, ठीक है ना। सो ये दोनों पॉइंट पर 100 है, मगर इधर हमारे पास एक 90 मीटर का एक कॉन्टूर लाइन आपको मिल रहा है, तो 90 मीटर बोले तो इसके नीचे आएगा, इधर हमें मिल रहा है एक 80 मीटर कॉन्टूर, तो ये 90 से नीचे आएगा, तो ये हो गया 100, ये हो गया 100, ठीक है, ये हो गया 90, ये हो गया 80, तो हमारा ग्राउंड कैसा होगा, देखो हमारा ग्राउंड जाएगा ऐसा 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 जाकर हमारा ग्राउंड चला जाएगा, ठीक है ना, राइट। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड, ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राउंड। ये क्या है, ये है हमारा वर्टिकल क्लिफ, ये क्लिफ फेस जो है ना, सॉरी ये हो गया हमारा ओवर हैंगिंग क्लिफ, क्योंकि ये क्लिफ का जो फेस है ना ये वर्टिकल नहीं है, अगर वर्टिकल है तो हमें वर्टिकल क्लिफ मिलेगा, तो ये वर्टिकल नहीं है बल्कि ये क्या हो गया, ऐसा हो गया, तो ये क्लिफ फेस जो है ना ओवर हैंगिंग जैसा हो गया, ठीक है। अगर हमारा दोस्त इसके अंदर खड़ा है ना तो वो दोस्त आपको ऐसा नजर आएगा, ठीक है ना, एक केव जैसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, इसको हम लोग कहता है ओवर हैंगिंग क्लिफ, इसको हम लोग कहता है ओवर हैंगिंग क्लिफ, ठीक है। तो ऑप्शन देखो, ओवर हैंगिंग क्लिफ किधर दिया है क्या, राइट, ओवर हैंगिंग क्लिफ यस डी में दिया है, तो दैट इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय स्टेटमेंट नंबर 2, ठीक है। कॉन्टूर लाइन्स आर क्लोजली स्पेस्ड, ठीक है। उससे जाने से पहले लेट अस सी वी कैन फाइंड द आंसर और नॉट। A1 D2 A1 D2 A1 D2, तो बोले तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाऊंगा क्योंकि A4 है, इधर भी A4 है, ये दोनों एलिमिनेट हो गया। ओनली पॉसिबल आंसर इज C एंड B, तो B देखो A1 करेक्ट है, A1 करेक्ट है, एंड D क्या होना चाहिए, D होना चाहिए 2, A1 D2 यस इट इज कमिंग हियर, A1 करेक्ट है मगर D3 दिया है वो गलत है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए बाय डिफॉल्ट B, मगर हम लोग बाकी भी ऑप्शंस देखूंगा, ठीक है। लेट अस डू दैट, दिस इज द एलिमिनेशन अप्रोच, एग्जामिनेशन में आपको वैसा ही करना है, डू नॉट वेस्ट टाइम चेकिंग फॉर दी अदर 2 ऑप्शंस, क्योंकि अगर ये दोनों 100% श्योर है, दिस इज द ओनली पॉसिबल आंसर मैचिंग, ठीक है। एलिमिनेशन अप्रोच आपको करना चाहिए। कॉन्टूर लाइन्स आर क्लोजली स्पेस्ड कॉन्टूर लाइन्स बोले तो क्या है, स्टीप स्लोप है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीपनेस, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कम है, स्टीपनेस ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंट एलिवेशन पर होने वाला ग्राउंड बहुत करीब है,
डिफरेंट एलिवेशन पर होने वाला ग्राउंड बहुत करीब है, इसलिए वो क्लोजली स्पेस्ड है, तो हमारा ग्राउंड होगा स्टीपली स्लोपिंग, ठीक है ना, ये हमें पता है, यानी कि 3 होना चाहिए स्टीप स्लोप, यानी कि B3 होना चाहिए, ठीक है। एंड देखो क्लोज्ड कॉन्टूर लाइंस विथ हायर वैल्यूज इनसाइड, क्लोज्ड कॉन्टूर लाइंस ओनली पॉसिबल ऑप्शन इज नथिंग बट 4 ओनली, ठीक है ना, राइट। मैं अगर आपको चाहिए तो मैं दिखा दूंगा क्लोज्ड कॉन्टूर लाइंस विथ हायर वैल्यूज इनसाइड। तो देखो ये हमारा 100 मीटर कॉन्टूर है, ये हमारा देखो 80 मीटर कॉन्टूर है, ये हमारा 60 मीटर है, ये हमारा कितना सॉरी ये हमारा 120 मीटर है, ये हमारा 140 मीटर है, और सोचो कि ये हमारा 160 मीटर है, ठीक है। इसका एक क्रॉस सेक्शन ऐसा ले लो और प्रोजेक्ट करो, ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऐसा ले लो और प्रोजेक्ट करो, ठीक है। और देखो ये हो जाऊंगा आपका डेटा, ये हो जाऊंगा आपका डेटा, ठीक है। अब देखो राइट, इधर का एलिवेशन है देखो 100, ठीक है, सो डेटम से ये पॉइंट हो गया 100, इधर भी आपका डेटम है, इधर भी आपको मिलेगा 100, इधर आपको मिलेगा देखो 100 से ऊपर 120, इधर भी कितना है 120 है, इधर कितना है, इधर है देखो 140, इधर भी देखो 140, इधर कितना है 160, उससे ऊपर आएगा, ये कितना आएगा 160 आएगा। तो हमारा ग्राउंड देखो ये हो गया हमारा ग्राउंड, ठीक है, दैट्स इट। तो ये क्या है, ये हो गया हमारा हिल, ठीक है ना। सो एनीवे आवर ऑप्शन इज ओनली पॉसिबल आंसर इज A1 B2 B3 C4 D2, A1 B3 C4 D2, बाय डिफॉल्ट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट्स इट, ठीक है, ये भी एलिमिनेटेड है, ठीक है। लेट अस लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम हियर। सो देखो द शेप ऑफ ए वर्टिकल कर्व, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, शेप ऑफ वर्टिकल कर्व इज नथिंग बट पैराबोलिक, क्योंकि हमारा वर्टिकल कर्व्स का कुछ रिक्वायरमेंट्स होता है, वो है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कांस्टेंट होना चाहिए। दिस इज ओनली सैटिस्फाइड बाय अ सेकंड ऑर्डर पैराबोला, सेकंड डिग्री पैराबोला विल सैटिस्फाई दिस कंडीशन, ठीक है ना, राइट, ये हमने डिस्कस किया है, इट इज नथिंग बट पैराबोला। सर्कुलर कर्व्स हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्पाइरल हम लोग ट्रांजिशन कर्व्स के लिए इस्तेमाल करता है, एलिप्टिकल कर्व हम लोग कुछ भी एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है ना। सो शेप ऑफ वर्टिकल कर्व पूछा है तो वो होगा हमारा पैराबोलिक कर्व, ठीक है, राइट। सो नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन यू प्लीज हियर, इफ द होल सर्कल बेयरिंग ऑफ ए लाइन इज 170 डिग्री 40 मिनट्स, व्हाट इज द क्वाड्रेंटल बेयरिंग, ठीक है ना। तो ये भी हम लोग क्लास में अच्छे तरह से डिस्कस किया था, देखो तो होल सर्कल बेयरिंग 170 डिग्री बोले तो मेजर्ड फ्रॉम नॉर्थ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 170 डिग्री बोले तो इधर ही होना चाहिए, 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री, ठीक है। ये एंगल आपको दिया है 170 डिग्री 40 मिनट्स। अभी रेड्यूस बेयरिंग क्या होगा, रेड्यूस बेयरिंग होगा आपका, रेड्यूस बेयरिंग होगा ये वाला एंगल, मेजर्ड फ्रॉम साउथ टुवर्ड्स विच डायरेक्शन, ईस्ट, मेजर्ड फ्रॉम साउथ टुवर्ड्स ईस्ट। अगर ये 170 डिग्री 40 मिनट्स है, बचा हुआ क्या होगा, इसमें मैं 20 मिनट्स डाल दूंगा तो ये क्या हो गया 171 डिग्री हो गया, और 9 डिग्री में डाल दूंगा ये हो गया 180 डिग्री। तो हमारा आंसर होना चाहिए साउथ 9 डिग्री 20 मिनट्स ईस्ट, ठीक है ना, साउथ 9 डिग्री 20 मिनट्स ईस्ट आपका पास ऑप्शन है, यस, ठीक है। इतना कुछ करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो मेरा लाइन है साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट पर, इतना कुछ कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, मेरा लाइन कौन सा क्वाड्रेंट पर है, साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट पर है। अब इधर ऑप्शंस देखो, क्या आपके पास साउथ ईस्ट वाला ऑप्शन है, राइट, देखो खाली एक ही ऑप्शन है जो साउथ ईस्ट में है, सो डायरेक्टली यू कैन टेक दिस, कैलकुलेशन करने का भी कोई जरूरत नहीं होगा, क्योंकि देयर इज ओनली वन लाइन दैट लाइज इन द साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट, डायरेक्टली यू गो एंड टेक दैट ऑप्शन, नो नीड फॉर डूइंग एनी कैलकुलेशन, ठीक है, लाइन इज इन द साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट, दैट शुड बी योर आंसर, ओनली वन ऑप्शन इज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, राइट, द फॉलोइंग आर द इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स यूज्ड फॉर सेटिंग आउट हॉरिजॉन्टल कर्व्स, ठीक है, Rankine's method of tangential angle, two theodolite method, tachyometric method. The sequence of these methods from the least accurate to the most accurate, least accurate to most accurate. Least accurate बोले तो right, which is having the worst accuracy, और सबसे ज्यादा accuracy होने वाला last option होना चाहिए। अभी बताओ इन तीनों में से most accurate क्या होगा, most accurate होगा theodolite, टू थियोडोलाइट मेथड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। देखो टू थियोडोलाइट में हमें कोई लीनियर मेजरमेंट्स लेने का जरूरत नहीं है, राइट, वी जस्ट नीड टू थियोडोलाइट्स एट टू टैंजेंट पॉइंट्स एट T1 एंड T2, ठीक है ना, दैट विल बी मोर देन इनफ टू गेट दैट पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है।
सो दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट, दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट, तो ये होना चाहिए हमारा लास्ट ऑप्शन. सो सी वेयर 2 इज कमिंग एज द लास्ट ऑप्शन, 2 लास्ट होना है, तो 2 लास्ट होना बोले तो ये चला जाऊंगा, ये भी चला जाऊंगा, देयर आर ओनली ऑप्शन सी एंड डी. ठीक है ना, राइट. अब इन तीनों में से लीस्ट एक्यूरेट कौन है? लीस्ट एक्यूरेट होगा देखो टैक्योमेट्रिक मेथड, लीस्ट एक्यूरेट होगा टैक्योमेट्रिक मेथड, क्योंकि देखो द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग इज ओनली 1 in 1000. डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग इज ओनली 1 in 1000. ठीक है, और ये टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग हम लोग हॉरिजॉन्टल ग्राउंड्स में प्रेफर कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि इफ आई यूज ए चेन इन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद टेस्टेड चेन्स, और हमारे पास थर्मोमीटर है टू मेजर फील्ड टेम्परेचर और स्प्रिंग बैलेंस है टू मेजर द फील्ड पुल, तो देन माय चेन सर्वेइंग कैन गिव मी एन एक्यूरेसी ऑफ 1 in 10,000. तो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में चेन्स कैन गिव मी 1 in 10,000. ठीक है ना, मगर टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग कैन गिव मी ओनली 1 in 1000, which is very bad. And generally, in general, the best application of tachyometric surveying is when the ground is highly undulated. So it is only specifically suitable in hilly terrain. ठीक है ना, right. So it is specifically suited in hilly terrain. मगर for all the other terrain, for flat grounds, chain surveying will give you good answers, good values. So Rankine's method uses the chain as well as a theodolite to get it. So इन तीनों में से least accurate होगा हमारा टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग. ठीक है, तो शुरू होना है 3 से, एंड होना है 2 से. शुरू होना है 3 से, राइट, और एंड होना है राइट 2 से. तो द बेस्ट आंसर इज ऑप्शन सी. लीस्ट एक्यूरेट इज टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग, मोस्ट एक्यूरेट इज थियोडोलाइट. सो 3, 1, 2, 3, 1, 2 शुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन सी. ठीक है, राइट. नेक्स्ट वी हैव this particular question. This is the last question from surveying. The purpose of making a hydrography survey is to determine quantities of subaqueous excavation. Subaqueous excavation बोले तो underneath the water surface होने वाला excavation. Yes, that is absolutely correct. देखो हम लोग हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग में ये डिस्कस किया था कि हम लोग एक साउंडिंग बोट इस्तेमाल करूंगा, साथ साथ एक फैथोमीटर भी इस्तेमाल करूंगा, करेक्ट ना. सो अगर ये हमारा वाटर बॉडी है, ठीक है, ये हमारा वाटर बॉडी अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, ये वाटर बॉडी का डेप्थ साउंडिंग निकालने के लिए हम लोग इसके ऊपर एक ऐसा एक साउंडिंग बोट इस्तेमाल करूंगा, और इस साउंडिंग बोट में हम लोग फैथोमीटर इस्तेमाल करूंगा, राइट, और फैथोमीटर इस्तेमाल करके हम लोग साउंडिंग्स निकालूंगा. साउंडिंग्स बोले तो क्या है? डेप्थ है. ये डेप्थ हमें जानना है, राइट. उसके बाद हमें डिस्कस करना होगा, हमें डिसाइड करना होगा कि अगर इधर एक ब्रिज डालना है तो ब्रिज का पियर फाउंडेशन का डेप्थ कैसा होना है, एक्सकवेशन कितना तक करना है, ये सब हमें इसी से पता होता है. ठीक है ना. टू मेजर एरिया सब्जेक्टेड टू स्कोरिंग एंड सिल्टिंग, यस, ये भी इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर डिसाइड. ठीक है ना. सिल्ट डेप्थ, स्कोरिंग डेप्थ क्या है, ये भी हमें पता होने के लिए ये वाला हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग बहुत इंपॉर्टेंट है. टू मेजर साउंडिंग्स एंड प्रिपेयर नेविगेशनल चार्ट्स, यस, साउंडिंग, ये बोर्ड का नाम क्या था? ये बोर्ड का नाम था साउंडिंग बोर्ड. साउंडिंग का मतलब होता है डेप्थ, साउंडिंग का बेसिक मतलब होता है डेप्थ. ठीक है ना. So this is also correct. So the best possible answer is option D. All of them are correct. So this is our answer. Option D. All of them are correct. That's it. ठीक है. So ये था 10 questions from surveying. All the points we have discussed in our classroom. Right. I hope you have answered them all very well. Okay. All the best.